जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गुरु जी मालिक आपके चरणों का स्पर्श हो। मेरे गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम हो और गुरु जी का शुक्राना जो मुझे आज मौका दिया उनका गुणगान करने के लिए और उनकी वडियाई करने के लिए। खैर, हमारे जितना मर्जी हम कहें, हम तो वडियाई नहीं कर सकते पूरी। उनका तो कोई अंत ही नहीं है। इतना उन्होंने इतना इतना बख्शा है हमें, इतनी हमें कृपा हम पर करी है कि उसके तो हम कहीं नहीं करना तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। तो फिर भी अपने ह्यूमन फॉर्म में अपना हम कर सकते हैं। I'll try and say something so that हमारे और जो संगत है वो इंस्पायर हो जाए या उनको कॉन्फिडेंस हो जाए या उनकी फेथ बन जाए गुरु जी के। और गुरु जी की जब हम जो हमारा एक्सपीरियंस है सुनकर अच्छा लगेगा। तो गुरु जी के इस जन्म में तो 1995 में मेरा पहले मैंने गुरु जी के दर्शन किए। बट आई एम वेरी श्योर कि गुरु जी के मेरे कांटेक्ट बहुत बहुत कनेक्शन बहुत अर्लियर जन्मों से है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ढूंढा। मैं तो खैर ढूंढ रही थी। मैं कम से कम 5-6 गुरु उनके पहले जिनके गई और नहीं टिक सकी, गई और नहीं मजा आया, गई और नहीं आगे बढ़ पाई गुरु जी के पास। जब तो गुरु जी ने मुझे खुद बुलाया। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरु जी। और आज तक मुझे कौन लेके गया, किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे संदेशा दिया, मुझे कुछ याद नहीं है। So I say Guruji directly himself called me to his sharan and what shall I say, help me out? No, मुझे पूरा अपने हाथों पे उठा लिया। 1995 में मैं let me give a small introduction. I was chief commissioner income tax that time and I was just newly promoted. मैं दिल्ली में थी और on promotion मुझे जयपुर भेजा गया। So जयपुर means whole of राजस्थान। तो जब मैं वहां गई तो मुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, पर मुझे एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं फैमिली से अकेली रह रही हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे सांस हो रहा है, स्मॉल प्रॉब्लम, आई डिडंट बॉदर। तो जब डॉक्टर को यूं दिखा दिया, बिकॉज शाम को समय होता था, तो शायद दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम होती मैं दिखाते भी ना, वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू मी, या गुरुजी ने मुझे इतनी तकलीफ नहीं होने दी, ये यूं कहिए। तो जब मैं वहां डॉक्टर को दिखाया तो ही वॉज वेरी वेरी कंसर्न, बहुत घबरा गए। बोले कि एक्सरे करवा के तुम्हें दिखाता हूँ। एक्सरे कराई, चेस्ट एक्सरे कराई, तो बोलने लगे प्लीज तुम जाओ, दिल्ली चले जाओ, एम्स में चले जाओ। मैंने उनका कोई खास ख्याल नहीं किया। मैंने सोचा कि जयपुर के शहर में शायद ही वांट्स टू बी हेल्पफुल टू वीआईपी, तो मुझे कह दिया ये। तो मैं अपना काम हम करते रही। तो एक दिन मेरे ऑफिस आ गए, कहेंगे मैडम प्लीज आप जाइए, इट्स वेरी सीरियस, आप वहां जाके दिखाइए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो दिल्ली में थे, उनको फोन किया अपॉइंटमेंट ले लो, और मैं आ गई। एंड आई जस्ट पिक्ड अप माय हाउस कीज, ऑफिस कीज मेरे पास थी, बस। आई डिडंट अपना सामान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बिकॉज आई थॉट दिखा के आ जाऊंगी। तो व्हेन आई केम हियर आई वाज एडमिटेड एंड आई वाज टोल्ड वेरियस थिंग्स, बहुत ये बीमारी है, वो बीमारी है, जिस किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहले टीबी कहा, फिर कैंसर कहा, फिर कई कुछ कहा, बट दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। एट दैट स्टेज मुझे मेरे चेयरमैन ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम जयपुर, सो दैट आई कुड कीप गोइंग टू हॉस्पिटल एंड विदाउट लीव। तो फिर मेरे कोई बाद में मुझे नाम पता है, कोई मिस्टर मनोहर लाल है, उन्होंने मुझे आके कहा कि हमारे गुरु जी के पास आओ, आपको ठीक कर देंगे। I still don't know. I didn't know him that time. Even now अगर मेरे सामने आए, मैं शायद उनको नहीं पहचान पाऊंगी। बाद में मैंने किसी से पूछा उनका क्या नाम था, रणबीर अंकल से मैंने पूछा, तो दैट्स व्हाई आई नो हिज नेम। खैर गुरु जी के पास गए, तब गुरु जी ग्रेटर कैलाश में होते थे, एस ब्लॉक बेसमेंट में होते थे। गुरु जी ने मुझे कहा पान के पत्ते ले आओ, और एक लोटा लिया, उसमें अपने ब्लेस करके जल भी दे दिया, और पान के पत्ते से ट्रीटमेंट जैसे करते थे वो कर दिया। तो मुझे कहा कि ठीक हो जाओगे।
नेक्स्ट डे फिर शायद बुलाया, एक बार फिर बुलाया बस, और मुझे कहा ठीक हो जाओगे। मैं भी आ गई, बट मुझे ये नहीं था कि ये भगवान है, ये मुझे ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये था कि एक महापुरुष है, जिन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, तो चलो फर्क हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट आई नेवर नेवर रियली बिलीव्ड कि ये मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे उस समय उन दिनों यही होता था कि मेरी बेटी एमबीए करके आई थी, जॉब अभी भी लगा था, तो उसको हम शादी की बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर मुझे मेरे डिपार्टमेंट के और मेरे मिनिस्ट्री में कहते थे तुम यूएस चली जाओ, वहां जाकर ट्रीटमेंट लेके आ जाओ, यहाँ तो खराब हो जाएगा तुम्हारा केस। तो मुझे लगता था मैं चली गई, कुछ हो गया, मेरी बेटी की शादी का सारा काम रह जाएगा और ये बेचारी रुल जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं इसकी शादी कर लूं, नेक्स्ट डे आई एम विलिंग टू गो, मुझे ले जाना जहां ले जाना। इस चक्कर में मैं गुरु जी के पास आई, गुरु जी मुझे बताओ कि मेरी लाइफ कितनी है, सॉरी। लेकिन गुरु जी ने कहा तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आई वेंट अराउंड, ठीक हो जाऊंगी। इट टुक सम टाइम, बट से अबाउट 3-4 महीने के बाद आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर लॉट ऑफ this here, there, Bombay, all sorts of things we did, and then we went to, I feeling better, so then my chairman transferred me to Pune. अब तुम ठीक हो रही हो, तुम पूना चले जाओ। तो घर में थोड़ी नाराजगी भी हो गई, अभी ठीक तो हुई नहीं और पूना चली जाएगी, फिर घर का खाना नहीं मिलेगा, तेल होगी, मिर्ची होगी, कैसे होगी। और पूना अगेन मीन्स मेंट होल ऑफ महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे। तो बड़ी ट्रैवलिंग, बड़ी टूरिंग यहाँ। तो मुझे मेरे अंकल भी इसी डिपार्टमेंट में थे, तो मुझे कहने लगे तू छोड़, जॉब छोड़ दे, अब काफी सीनियर तो हो गई है, तो और कोई खास प्रमोशन नहीं, यू बेटर गिव अप, यू कांट रूइन योर हेल्थ। पर मेरे को गुरुजी ने कोई अंदर से कोई कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, आई विल गिव अप देन, बट अभी इनिशियली मैं नहीं छोड़ूंगी। तो आई वेंट, महीना भर मुझे लगा सेटल होने में। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई वर्क, मेरा बहुत काम अच्छा होने लगा, एंड आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मैं भूल भी गई कि मुझे कुछ हुआ था, मैं भूल भी गई कि गुरुजी ने मेरा कुछ किया था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, आई वेंट ऑन डूइंग माय वर्क, और बड़ा अच्छा बढ़िया काम होता रहा, काफी यश कमाया, लोग भी खुश थे, मैं भी बहुत अपने काम से खुश थी। उस दौरान मैंने महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, 500 के दर्शन कर लिए मेरे काम के दौरान में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। दैट वाज 95, 96, 97, अर्ली 98 मेरी प्रमोशन हो गई एज मेंबर ऑफ द बोर्ड, और मैं दिल्ली आई। अब मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि गुरुजी यहाँ हैं, या गुरुजी मेरे ही गुरुजी हैं, या कोई उस समय महापुरुष थे जिन्होंने मुझे ब्लेस किया। मैं अपना काम कर रही थी, और एक दिन एक लड़की आई मेरे पास, एक लेडी आई, और उसने कहा कि मैम हमारे घर में गुरुजी आ रहे, मैं यूपीएससी में हूँ, पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन पे हूँ, हमारे घर में गुरुजी हमारे आ रहे हैं, क्या आप आओगे? मैंने कहा, मैंने स्वभाव की कह दिया हाँ जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कोई महापुरुष का ब्लेसिंग लेने में अच्छा ही अच्छा है। बट आई फॉरगॉट टोटली, आई थिंक इट वाज ऑन संडे, और मैं बिल्कुल भूल गई। जैसे 9 बजे, आई थिंक शी टोल्ड मी 6 to 8 समथिंग, 9 बजे तो मैंने एकदम याद आ गया कि मुझे तो जाना चाहिए था। तो मैंने उसको फोन कर दिया कि सॉरी मैं तो भूल ही गई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो उसने कहा कि रोज ऐसे गुरु जी घरों में नहीं आते, हम जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ तो मुझे ले जाना। सो दैट इज हाउ, फिर मैं 98 में, दैट वाज फरवरी और मार्च 98, मैं गई, एंड व्हेन आई सॉ गुरुजी, मेरी इतनी खुशी हो गई, मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा ये मेरे मास्टर हैं, ये मेरे परम पिता हैं, यही मेरे सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने मुझे ढूंढवाया दूसरी बार। पहली बार मुझे ढूंढवाया, मुझे ठीक कर दिया। अब दूसरी बार फिर मुझे अंदाज भी नहीं था कि गुरु कहाँ है, मुझे लगा कि महापुरुष आए हैं और चले जाएंगे वापस जहां से आए हैं। आई डिडंट नो के दिल्ली में बस जाएंगे और कहाँ होंगे, एम्पायर स्टेट में थे। फिर उन्होंने मुझे कई चीजें पूछी, बताई, जो आई वुड हैव अगेन फॉरगॉटन। जैसे कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए कहा था, वो मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में होते थे, उसके बाद उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, तो इवन हमें याद नहीं रहता था कि ये
एयरफोर्स में थे, बिकॉज इट वॉज फॉरगॉटन थिंग। तो गुरुजी ने कहा, वो फौजी का क्या हाल है? आई वॉज सरप्राइज के असे पूछ चुकी हैं, गुरुजी ने याद है फौजी का क्या हाल है। देन मेरे बेटे को कहा था MBA करा दें। अरे हम लोग अपने थोड़ा पढ़ लेना तो थोड़ा समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने कहा कि एक संत महात्मा है, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या पता MBA। तो हमने उसको CA के आर्टिकल्स कराने के लिए ज्वाइन करवा दिया दिल्ली में ही। अब गुरुजी पीछे, गुरुजी तो पता है मैंने MBA करानी है। तो जैसे मैं पूना गई अपने स्टार्टिंग, वहां जब मेरी ट्रांसफर हुई, तो मेरे गेस्ट हाउस के ऑपोजिट ही एक इंस्टीट्यूट थी जो एंट्रेंस एग्जाम्स, MBA एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते थे। तो क्योंकि उनको पता लगा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ पूना में, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स निकले हैं, कई टॉपर्स को प्राइजेस देनी है, तो वी वुड लाइक यू टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज। मैंने हाँ कर दी। तो क्योंकि मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट की, थोड़ी जानकारी हो गई, तो मुझे लगा कि अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि देखो यहाँ इंस्टीट्यूट है, एंट्रेंस के एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है, अगर तुम चाहो तो तुम MBA कर सकते हो, यू कैन ट्राई, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। वुड यू लाइक टू चेंज, कि CA करना चाहोगे कि MBA? वो भागा वहां से, कहते मैं तो MBA करूंगा। तो लेट मी टेक द चांस। वो आ गया, तो उसने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली और एंट्रेंस टू MBA के लिए तैयारी करने लगा। मैं ऑफिस चली जाती थी सुबह, वो अपनी क्लासेस चला जाता था, दिन में पढ़ता रहता था। मैं ऑफिस शाम को आ जाती थी, वो भी अपने शाम को आके पढ़ लेता था। ऐसे हमारा चला। एंड देन उसने एंट्रेंस के एग्जाम दिए, ही वाज सिलेक्टेड और उसको एडमिशन मिल गई इन पूना इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली गुरु जी का कहा वो हुआ, लेकिन हम जो नालायक लोग, हमने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि सारा पीछे कौन कर रहा है। गुरुजी ही कर रहे थे। गुरुजी ने वो रास्ता बनाया कि मैं वहां गई, वहां उसको ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करवाई, और अगर वो मुझे ना बुलाते एग्जाम प्राइजेस के लिए तो मैं ना जानती, मैं तो अपना काम गेस्ट हाउस से निकली, ऑफिस गई, ऑफिस से वहां आई, नथिंग मोर देन दैट आई वुड। मैं तो कहीं आसपास देखती ही नहीं। इस तरीके से उसकी MBA हुई। तो जब मैं वापस 98 में आई तो गुरुजी ने पूछा, मुंडे जी MBA हो गई है? मैं कहा गुरुजी बस लास्ट 2 महीने रह गए, बस अब हो जाएगी, आपकी कृपा से हो जाएगी। सो दिस वे गुरुजी वेंट ऑन डूइंग। वो अपना काम करते रहे और हमें पता भी नहीं चला। ऐसे है, दिस इज ऑल द मोर प्रूफ कि एक्चुअली वो हमारे फादर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं। क्योंकि और कोई इतनी चिंता आपके लिए नहीं कर सकता। आप खुद नहीं चिंता कर रहे, आप खुद नहीं तैयारी कर रहे हैं, और वो आपके सब कुछ कर रहे हैं। ही इज बॉदर्ड एडमिशन उसको कैसे दिलानी है, उसको क्या करना है, उसको पास करवाना है, ऑल दैट ही डिड। एंड माय सन फिनिश्ड हिज MBA एंड केम हियर। वो दिल्ली आ गया, उसकी जॉब शायद लखनऊ वगैरह यूपी में लग गई। बट मैंने गुरुजी ने ये बताया तो आई वाज रियली अमेज्ड। मैंने कहा गुरुजी तो सब जानते हैं। अच्छा, बस तब से फिर इतना अच्छा लगा। वो रोज हमने शाम को, वो जिसने आंटी ने मुझे बुलाया था पहले, वो पास ही रहती थी। वो उसका हस्बैंड भी IAS में था, दोनों, और हम लोग हर शाम को जैसे ऑफिस से घर पहुंचते अंदाजन टाइम बता देते कि कितने बजे पहुंच गए हैं। जैसे तीनों पहुंच जाते हम फोन करते एक दूसरे को और हम मंदिर आ जाते। आके गुरु जी के पास बैठना, चाय प्रसाद लेना, लंगर लेना, गुरु जी के शब्द सुनने, और क्या क्या ऐश कराते थे गुरु जी सब। कभी कभी चाय प्रसाद पीते पीते मुझे चाय दे दी कि ले आशा आंटी अब तू चाय पी ले। ये कभी तो सब जाने लगे, आज्ञा लेने लगे, तो अपना स्वरूप दे दिया, ले आंटी तेरे को लिख के दे दूं, ऊपर गोल्डन से लिख दिया, आशा फैमिली फुल ब्लेसिंग होल लाइफ। ऐसे ऐसे करके इतना इतना हमें सुख मिलता था, इतनी हमें खुशी मिलती थी कि वी नेवर थॉट कि हम कभी गुरु जी का पल्ला छोड़ेंगे, कि हम इनको कहीं ट्रांसफर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम तो इधर ही रहे। इतना हो जाता था। और हर रोज विदाउट फेल हमारा कोई और कोई सोच ही नहीं थी, कहीं जाना ही नहीं होता था। जब कहीं गुरुजी भी कहीं शादी कहीं इनवाइट होते थे, हम सबको साथ ले जाते थे। और गुरुजी एक एक चीज का ख्याल रखते थे। आई रिमेम्बर एक बार गुरुजी कहीं ले गए हमको, आई डोंट रिमेम्बर किसी की इनॉग्रेशन थी क्या थी, काफी दूर था।
और क्योंकि हमारी ऑफिस कार होती है, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर कि ये कौन सा एरिया है, कौन सी रोड है, बस गाड़ी वो ड्राइवर ले गया, हम चले गए। तो वो काफी दूर था। तो जब आप वहां से वापस आए, तो हमारे जूनियर ऑफिसर है, वो भी गुरु जी के डिवोटी थे, उन्होंने मेरा अरेंजमेंट कर रखा था वापस घर जाने का। तो गुरु जी ने पूछा मेरे को कि आंटी कैसे जाओगे घर, कोई अरेंजमेंट है? मैंने कहा हाँ गुरु जी। सो ही वॉज कंसर्न, हम कितने लोग थे, लेकिन ही वॉज बॉदर्ड कि ये अकेली रात को 12 थे या 1 था या 1:30, वट एवर टाइम इट वॉज, काफी देर हो गई थी। ही वॉज कंसर्न कि ये अकेली कैसे जाएगी। आई वॉज स्टेइंग अलोन। अंकल की पोस्टिंग पूना थी और मेरी दिल्ली हो गई थी, मैं अकेली रह रही थी। तो इनको बड़े कंसर्न होते थे कि कैसे आओगी, कैसे जाओगी। like exactly like a father, nobody else will bother so much about your whereabouts, about your welfare, जितना गुरुजी करते थे। इवन छोटी छोटी बातों में वो केयर करते थे बड़े। हमें इतनी मौज करवाते थे कि हमने कभी कुछ मांगने को सोचा ही नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमें कुछ चाहिए, बिकॉज वी हैड एवरीथिंग। जो चाहिए था, खुशियां थी, खाना पीना, चैन, सुनना, अपना भजन सुनते रहना, गुरु की वाणी सुनते रहना, गुरु जी के चरण दबाने रहना, गुरु जी के पास रहना। मेन थिंग वाज गुरु जी के पास रहना। इतनी खुशी थी कि वी नेवर थॉट हमें कुछ चाहिए, तो हमने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। एक बाद में बातें लगी कि मंगो नहीं मनो, हमने कभी मांगा ही नहीं था, शायद जरूरत भी नहीं पड़ी थी, वी नेवर नीडेड एनीथिंग। तो अच्छा, फिर मेरा रिटायरमेंट का टाइम हुआ, अंकल जी का रिटायरमेंट का टाइम हुआ। तो मेरे रिटायरमेंट के टाइम मुझे अपने मिनिस्ट्री में ही एक और पोस्ट में सिलेक्शन हो गई, उसमें 2 साल मुझे और दे दिए उन्होंने। तो इन दैट अगेन आई वाज पोस्टेड टू बॉम्बे। ठीक है, मैं बॉम्बे चले गई, अंकल वापस रिटायर हो गए, दिल्ली आ गए अपने घर में। दिल्ली आके फिर बोले मुझे पीएचडी करनी है, फिर पुणे गए, हायर किया, जगह रेंट पे लिया। बट व्हाट हैपेंड वाज अंकल वो बीमार हो गए। अब मैं बात बताऊं, हमें तो बाद में पता लगा अंकल बीमार हो गए 2001, लेकिन गुरु जी को 1999 में ही पता था कि ये मेरा भगत बीमार होना है, इसका मैंने कल्याण करना है। और जिस बात का हमें एहसास मच लेटर हुआ, क्या हुआ, आई थिंक 1999 में गुरु जी मुझे कहने लगे, अशांति मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैं तो थोड़ी घबरा भी गई, मैं तो भी घर सेट भी नहीं किया, ना मेरे पास कोई म्यूजिक सिस्टम है, ना मेरे पास कोई सीडी है, ना मेरे पास कोई कैसेट है, कैसे गुरबानी बजाऊंगी, छोटा मोटा फर्नीचर है। तो एंड आई एम अलोन, मेरे पास कोई हेल्पर एक्सेप्ट क्वार्टर में 2 लड़कियां हैं, देयर इज नोबडी एल्स। तो खैर मैंने गुरु जी से नहीं पूछा कि गुरु जी आप क्यों आना चाहते हो, ना मैंने पूछा कि, ना मेरे मन में आया कि गुरु जी को मैंने कहा भी, जब गुरु जी आना चाहते हैं ठीक है। तो गुरु जी आए, मेरे जूनियर ऑफिसर्स ने, संगत ने, सब ने मिलकर अरेंजमेंट कर लिया, मेड इट क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस ऑल। कोई म्यूजिक सिस्टम ले आया, कोई बानी के ये शब्द ले आया, कोई एवरीथिंग दे गया, ये सब अरेंजमेंट हो गया। एंड वी वेलकम गुरु जी, बहुत खुशी से हुआ, सब अच्छा हो गया। अंकल भी पुणे से आ गए, बेटा भी आ गया। तो गुरु जी आए, गुरु जी ने सबको ब्लेस किया, लेकिन गुरु जी ने हमें एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया कि अंकल को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, हमने कहा गुरु जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरु जी ने ब्लेस किया। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, गुरु जी ने क्या किया, उस घर में जब मुझे अकोमोडेशन वो मिली, सरकारी अकोमोडेशन थी, जब मिली, दैट वाज वेरी वेरी सॉट आफ्टर अकोमोडेशन। सब लोग, उनको सबको चाहिए, वो एवरीबडी वांटेड दैट अकोमोडेशन, वो मुझे मिली। तो मेरे एक जूनियर ने कहा, मैम मैं एक वास्तु वाले को ले आया हूँ, मैं तो वास्तु वगैरह ये सब मानती नहीं, पर वो ले आया है तो ठीक है, आप उसका निरादर नहीं करना। अच्छा भाई देख लो। तो उसने मुझे कहा, एक रूम बताया मास्टर बेडरूम में, अटैच बाथरूम, वो आपने यूज नहीं करना, मास्टर बेडरूम में आप नहीं सोना, और खास करके हेड ऑफ द फैमिली को रूम नहीं यूज करना। तो जो हमने स्टडी बनाई थी, वो हमने अंकल को बोल दिया कि आप यहीं स्टडी करो और हम लोग यहीं सोया करेंगे, वी वोंट गो टू द मास्टर बेडरूम। बस दैट वाज, मैंने कहा कि नॉट गुड फॉर हेड ऑफ फैमिली लाइफ। तो हमने बोला उपाय क्या, पर उपाय क्या, वो रूम मत यूज करो। ठीक है, तो वी वेंट। अब गुरु जी को तो पता था ये कि दिस हाउस इज नॉट गुड फॉर दिस पीपल। तो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर था,
मेरे बैचमेट ही थे वो, ही वॉज चेयरमैन कस्टम्स। तो वो आई ऑल्सो डिडंट नो कि वो गुरुजी के डिवोटी है। जैसे हम आए तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मोहिले, मैं तो मेरे नेक्स्ट नेबर आ रही हूँ, तो सब ठीक है, यहाँ अच्छा लगेगा? हाँ हाँ बढ़िया लगेगा। मैं आई तो वो एक मिठाई का डब्बा, एक क्वार्टर, आधा आधा भी नहीं था, 1/4 डब्बा होगा, वो मिठाई का डब्बा ले आया और मैं कहा कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है। आई डिडंट नो हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी का डिवोटी है। तो मैंने रख लिया, मैंने कहा ठीक है, बढ़िया हो गया, प्रसाद मिल गया। उसकी वाइफ पीछे भागी आए कि तुम बड़े अजीब बंदे हो, अपने बैचमेट के घर पहली बार जा रहे हो और डब्बा भी पूरा नहीं है, ये 4 टुकड़ी का प्रसाद लेके आ गए हो। तो उसने कहा यार मैं मिठाई नहीं लेके आया हूँ, मैं तो ये प्रसाद लेके आया हूँ, मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है। आज मैं जब सोचती हूँ कि गुरु जी हमको ब्लेस करने के लिए पहले प्रसाद भेजा अपना ताकि हम उस घर में ब्लेस हो जाए, फिर उनको लगा दैट वाज प्रोबेबली नॉट इनफ, फिर वो खुद आए उस घर को ब्लेस किया। एंड एज यू विल बिलीव इट कि 2001 में अंकल बहुत बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हो गए कि डॉक्टर गिव अप होप। होप क्या, डॉक्टर सेड गॉन। मैं आई बॉम्बे में थी, बॉम्बे से मैं आई प्रीवियस नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इनको एडमिट दिखाने गई डॉक्टर को, आई थॉट दिखा देंगे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एडमिट करना है, एडमिट हो गए एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि इनकी लिवर में एक एब्सेस है विच कैन बर्स्ट एंड सेप्टिसीमिया हो गया है। अब सेप्टिसीमिया वुड मीन द एंटायर बॉडी इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि बॉम्बे हॉस्पिटल उस डॉक्टर ने अपने नर्सिंग होम में तो एडमिट कर लिया, लेकिन बाद में उनके डॉक्टर कहने लगे कि वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे वो जो डॉक्टर जिन्होंने देखा था, तो हॉस्पिटल में बताया कि रूम अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगा कि जो चेयरमैन है उनको कह रहे हैं कि रूम अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस समय मेरे एक बॉस होते थे जिसका ना कभी पहले फोन आया ना कभी बाद में फोन आया, आज तक फिर कभी फोन नहीं आया। उस दिन फोन आ गया और कहने लगे कि आशा मैं तुम्हारे घर फोन किया है और तुम्हारी मदर इन लॉ ने बताया कि तुम नर्सिंग होम में हो। मैंने कहा हाँ जी, क्यों क्या है? तो मैंने सारा बताया। मैंने बताया डॉक्टर बोलते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ लेकिन रूम तो अवेलेबल नहीं है। तो बोले अपने डिपार्टमेंट में फोन कर, वो इमीडिएट रूम दिलवा देंगे। मैंने कहा सर बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, चेयरमैन को मना कर रहे हैं और मैं उनके ऊपर प्रेशर डालूं, ठीक नहीं है। तो मुझे जवाब देते हैं तेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं ना, मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने हमारे ऑफिस में फोन किया किसी अफसर को और विद इन 1 आवर मुझे फोन आई कि रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज अवेलेबल, आप पेशेंट को ले आओ। नाउ ये सोचो कौन कर सकता है? जो हॉस्पिटल अपने चेयरमैन को कह रहे हैं कि सर रूम नॉट अवेलेबल, वो घंटे भर में आपको कहते हैं कि रूम इज अवेलेबल, रूम नंबर बता दिया, आप आ जाओ। नाउ उनके जूनियर डॉक्टर ने, बिकॉज जब तक रूम नहीं मिल रहा था, ही मेड अरेंजमेंट्स टू कॉल द यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम देयर एंड सी। तो वो देखा उन्होंने। सो व्हेन वी रीच गंगाराम हॉस्पिटल रात को, तो डॉक्टर ऑलरेडी न्यू पेशेंट को क्या है क्या करना है दिन में आकर देख गया था, बिकॉज ही थॉट रूम अवेलेबल नहीं है। सो जब हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर वाज ऑलरेडी रेडी विद ऑल द इक्विपमेंट, रूम वाज रेडी कि पेशेंट आ रहा है, एवरीथिंग वाज रेडी। कैन यू बिलीव दैट? नॉर्मली हम जाएं पैनिक होता है, हॉस्पिटल पहुंचो रूम नहीं अवेलेबल, डॉक्टर नहीं अवेलेबल, उसको भागो कोई डॉक्टर को बुला, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली। हम गए, डॉक्टर वाज वेटिंग। नाउ लुक एट इट, मेरे पास पैसे कितने थे यू आस्क? मेरे पास ओनली 5000 रुपीज थे। कुछ पैसे मैंने MRI के दे दिए, कुछ वहां दे दिए, और बॉम्बे से आते समय मैंने 10,000 निकाल के लाई। आई थॉट कंसल्टेशन है, बाकी मैं दिल्ली जाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं दिल्ली में, वहां ले लूंगी। बट देयर वाज नो टाइम। रात को मैं पहुंची, अर्ली मॉर्निंग हम आ गए नर्सिंग होम से हम हॉस्पिटल, सो देयर वाज नो टाइम टू गेट मोर मनी। तो जैसे उन्होंने मैं पेशेंट को हमने भेज दिया रूम नंबर 212, मेरे बेटा और एक हमारे फ्रेंड आए, वो ले गए इनको। मैं जब गई रिसेप्शन पे तो मुझे एकदम डर लग गया, ये पेशेंट को वापस कर देंगे, मेरे पास
ये तो कहेंगे इतने पैसे 50,000 डिपॉजिट करो, मेरे पास तो 5,000, मैं क्या करूंगी? कैन यू बिलीव? जैसे मैं वो विंडो के पास गई, माई फीट वर ट्रेमलिंग, अभी पैसे मांगे और बेइज्जती होगी। जस्ट देन उसके पास फोन आया, इनसे पैसे मत लेना, इनको सिर्फ एड्रेस ले लो, नाम ले लो और सिग्नेचर ले लो, एंड सेंड हर टू रूम नंबर 212। अब ये बताओ, आप सोचो ये कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस? इवन टू द एक्सटेंट, हु विल नो कि मेरे पास कितने पैसे हैं? गुरुजी न्यू इस बंदे के पास पैसे नहीं है, तो ये घबराई हुई है। उसी समय उनको फोन आया, मैं साइन किया, मैं भागी ऊपर इनके रूम नंबर 212 में, एंड डॉक्टर वाज ऑलरेडी ऑन द जॉब। एनीथिंग आई विल टेल यू। वहां जब डॉक्टर आके बैठे, घंटा किया, फिर हमको कहा कि अब ये नर्स के हाथ में नहीं देना ये केस, आप ही ने इनको देखना, वॉच करना है। जैसे वो वाटर ऊपर से दे रहे हैं और एक तरफ से वो उनका टॉक्सिन निकाल रहे थे, तो कहा कि जैसे ऊपर से बॉटल खत्म होने लगेगी, यू हैव टू कॉल द नर्स। बस उतना ही काम नर्स का है, बाकी आपने करना है, दिन रात, टुमारो, एवरीथिंग टिल आई कम अगेन, आप ही ने करना है, ठीक है? तो हम कर रहे थे, तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी मेरे को तो भूख लग गई है। अब हम इतने घबराए हुए थे कि हमें ये भी ख्याल नहीं रहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ कोई कैफेटेरिया होगा, कोई चाय कॉफी का इंतजाम होगा। मैंने कहा बेटा मेरे पर्स में वो थोड़ी सी मूंगफली पड़ी है जो उन्होंने प्लेन में दी है, एरोप्लेन में दी है, उसका पैकेट पड़ा है, यू कैन ईट दैट। तो वो उसने मेरे पर्स में से ले लिया, बैठ गया। मैं थोड़ी सी उदास होके दरवाजे तक खड़ी हो गई। जैसे मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई, मैंने देखा एक सज्जन आ रहे हैं, एक हाथ में बड़ा सा टिफिन बॉक्स पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पिलो और चादर लेके आ रहे हैं। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम रात को बस 12 बजे 1 बजे समथिंग लाइक दैट, इतना चुपचाप शांत था। और वो मेरे को आवाज, दूर से आवाज लगाते, भाभी जी आपने बताया ही नहीं है, मेरा साहब यहाँ है और बीमार है इतने, और मैं पास आता हूँ, आपने बोलते रहे, आपने बताया नहीं। मैंने कहा भाई साहब मुझे खुद पता नहीं था कि सीरियस है, मुझे ये भी नहीं पता था कि गंगाराम हॉस्पिटल जाना है, अभी हम घंटा भर पहले आए हैं, आई डिडंट नो। एनीवे बोले मैं खाना लेके आया हूँ। सो नाउ आप देखो, आप सोचो कि किसको आपकी, आप सोचोगे कि इवन आपका फादर हो तो वो कहेगा कि आई एम बॉदर्ड अबाउट योर ट्रीटमेंट। मैं आपको डॉक्टर, सही डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे बाद में आ जाएंगे, लेकिन आपके खाने के लिए मैंने पूरी अरेंजमेंट कर दिया। सो द बॉय एंड माई सेल्फ बोथ ऑफ अस सैट, और हमने खाना खाया और लेके गए। देन ऑफ कोर्स 8-10 दिन लगे, इट वाज वेरी बैड, केस बहुत खराब था, एंड दे केप्ट ऑन टेलिंग अस, हर समय असलियत बताते थे, हम चुप करके भी, इतनी गुरुजी ने हिम्मत दी थी कि वेरी वेरी फर्मली खड़े रहे, जो होगा जो होगा जो होगा गुरुजी करेंगे, जो होगा ठीक है, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू। फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ डॉक्टर है बॉम्बे से, वो आ गए, तो एक 8-10 दिन वो रहे, वो भी इमरजेंसी में आए थे, छुट्टी उट्टी लेके नहीं आए थे, तो 8 दिन रह के फिर वो भी चले गए, तो करीब 2-3 हफ्ते लगे, एंड देन 3 हफ्ते बाद हम घर आ गए। अब सोचो मैं बॉम्बे हूँ, दिल्ली मेरे पास थोड़े से पैसे थे, करीब 2 लाख कुछ ऐसे थे, तो वो तो खत्म हो जा रहे थे। थर्ड डे उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर, उसने पैसे नहीं लिए, बाद में बिल आने शुरू हो गए। अब मुझे जैसे मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, और अंकल इतने सीरियस हैं, मैं उनसे पूछ ही नहीं सकती कि पैसे और पैसे कहाँ से लाएं, क्योंकि बिफोर आई वेंट टू बॉम्बे मैंने अपने एफडी वगैरह भी साइन करके दे दिए थे इनको, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम गुड़गांव में कोई जगह देखो, यू शिफ्ट टू गुड़गांव। तो मैंने, ये लोग देख रहे थे, मेरे बेटा और अंकल, कि गुड़गांव में कोई जगह मिले, तो मैंने कहा हाँ ये पैसे ले लो, जो भी होता है शॉर्टलिस्ट करके यू बाय द प्लॉट। तो अब मेरे पास एक्सेप्ट जो बैंक में था वो पैसे ही नहीं थे, बट मनी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल, जो मेरे को जहां जहां से मेरे आने थे अपने आप आने लगे, कहीं से 80,000 आ रहा है, कहीं से 50,000, जस्ट मनी स्टार्टेड कमिंग एंड आई कुड मैनेज। एंड लास्ट जब उनको डिस्चार्ज करना था, अब मेरे को चिंता हो गई थी कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। मेरी मदर आ गई पुणे से, मेरा भाई आ गया, वो बेचारे पैसे लेके आए,
बोलने लगे कि इतने पैसे अकेली कहाँ से ये लाएगी ये। तो लेकिन मेरे मुंह से एक ही ना निकला, नहीं। मैं कहा मम्मी मेरे पास पैसे हैं। मेरा भाई बोला देख दीदी मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मेरे को चाहिए ही नहीं, आई हैव इनफ, हो जाएगा मेरा। बट द फैक्ट वाज आई हैड हार्डली 10,000 रुपीज लेफ्ट। बट गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि जब फाइनली डिस्चार्ज हुआ करीब 7,000 में निपट गया, बिकॉज कुछ रिफंड थे, कुछ दवाइयां वापस करनी, वट एवर कर करा के 7,000 में हो गया और इज्जत बच गई। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। वो इतनी मुश्किल घड़ी थी, इतना मुश्किल समय था कि मैं अभी भी कभी याद करती हूँ तो मेरे दिमाग हिल जाता है। पर गुरु जी को देखो, अगर हम मानते, अब मैं सोचती हूँ सच कहते हैं मांगो नहीं मानो। अभी हम मांगते तो मैं क्या मांगती, व्हाट वुड आई हैव आस्क्ड? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आफत आने वाली है। गुरु जी का पता था। गुरु जी ने पहले प्रसाद भेजा उस घर में। गुरु जी ने मुझे ये तो नहीं कहा कि ये घर तेरे लिए अच्छा नहीं है। गुरु जी ने पहले प्रसाद भेजा, वे खुद आए ब्लेस करने के लिए, और फिर एट एवरी स्टेप ही वाज विद मी, एट एवरी स्टेप ही वाज विद मी। सो इस आप देखो गुरु जी ने कितने वर्ड्स हैं, किस वर्ड से मैं शुक्राना कर सकती हूँ। एक तो अंकल जी को लाइफ दी, और फिर ड्यूरिंग द टाइम दैट वी वर वेरी सिक, हर बार हर समय मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, और मुझे किसी समय कमजोर नहीं होने दिया, किसी समय कोई मुश्किल नहीं आने दी कि आप क्या करोगे। इमीडिएटली रास्ता खुल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 महीने अंकल जी मेरे बॉम्बे चले गए। अंकल जी मेरे से बॉम्बे चले गए, मेरी मदर भी वहां आ गई। तो माय हस्बैंड कुड बी लुक्ड आफ्टर इन बॉम्बे एंड आई जॉइन माय वर्क अगेन। फिर करीब ठीक रहे अंकल जी। फिर वहां वापस चले गए, पीएचडी करी, पीएचडी में बहुत अच्छा किया, ही डिड वेरी वेल। फिर वहां आके 2015 में, ये पहले जो इंसिडेंस है 2001 का है, फिर 2015 में अंकल जी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, और वो भी ऐसे हुई कि देयर वाज नो पैनिक। हम लोग सोच रहे थे कि कोई अस्थमा बट इन कंट्रोल। तो हमने सोचा कि कोई अस्थमा का अटैक हो गया है, इसलिए ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट इट वाज रियली अ हार्ट प्रॉब्लम। एंड वो भी क्या हुआ, हम लोग किसी सत्संग पे गए, गुरु जी के सत्संग पे गए हुए थे 26 जनवरी को, एंड होल डे अंकल ने ड्राइव किया, वहां बड़ा अच्छा सत्संग था, वेरी गुड डे। तो शाम को दिन भर लग गया था, शाम को आए तो अंकल थोड़ा थक गए तो सो गए। नेक्स्ट डे अपने वसंत कुंज के पास ही, हमारे घर के नॉट टू फार, हार्डली हाफ किलोमीटर अवे, एक और सत्संग था बड़ा अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी उस सत्संग में, हमारे लाइक फैमिली सत्संग। तो कहने लगे तू चली जा, मैं थका हूँ आज, टेक सम रेस्ट। कहा ठीक है आप रेस्ट कर लो। वहां मैं गई तो नॉर्मली सत्संग में तो कोई बात होती नहीं, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस अंकल ने सत्संग करना था आफ्टर द शबद, वो थोड़े ही वाज नॉट वेरी वेल। तो उन्होंने कहा कि गिव मी 5-10 मिनट्स बिफोर आई स्टार्ट द सत्संग। सो उस 10 मिनट्स में दैट अंकल वाज मिस्टर एमपी सिंह अंकल, चंडीगढ़ वाले। तो वो अंकल को मेरा आई वांटेड टू हैव अ वर्ड विद हिम, मैं उनके पास चली गई। तो उस दौरान फिर जिनके घर सत्संग था होस्ट, वो अपने किसी डॉक्टर की बात करने लगे कि ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, सो एंड सो। तो मैंने कहा अंकल कौन से डॉक्टर है, मुझे एड्रेस बता दो, नाम है, फोन नंबर बता दो, क्योंकि हम तो इंडिया गेट रहे हैं और वहां के डॉक्टर में पहचानती हूँ। अब हम शिफ्ट करके अपने मकान में आ गए हैं, अपने सरकारी मकान तो दे दिया है, आई डोंट नो एनी डॉक्टर। तो उनसे मैंने टेलीफोन नंबर लिया और मैंने सेव किया, सेव करके मैंने अपनी फोन अकॉर्डिंग टू मी बंद कर दी थी कि सत्संग वापस शुरू होने वाला था। आफ्टर 10 मिनट्स मेरी फोन रिंग करती है। आई वॉज वेरी एम्बेरस कि यहाँ सत्संग चल रहा है, मेरी फोन बज गई। मैं इमीडिएटली किचन में चली गई और मैंने कहा, वो डॉक्टर बोले आपने फोन किया था? तो आई वेरी शिपिशली मैंने कहा मैंने फोन तो नहीं किया था, मैंने आपका नंबर मुझे किसी ने दिया, मैंने नंबर सेव किया, सेव करते करते शायद लग गया होगा, बाय मिस्टेक। मैंने सोचा मैं कल आपसे अपॉइंटमेंट ले लूंगी, आज तो छुट्टी है, तो आई छुट्टी दिन आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। तो उनका जवाब सुनो अभी। ही डजंट नो मी वन बिट, आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर मेट हिम। ही टेल्स मी पेशेंट को जरूरत आज है, अपॉइंटमेंट आप कर लोगे? तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं किसी के घर सत्संग में आई हुई हूँ, मुझे तो घर जाने में टाइम लगेगा
और फिर मैं उन अंकल से पूछूंगी, वो आएंगे, आपके पास आने में घंटा लग जाएगा हमें। तो कहने का ठीक है आ जाओ, घंटे में आ जाओ। बट मैंने कहा 5, 5:30, बोले 6 बजे मुझे कहीं जाना है, तो कम बिफोर 6। आई सेड आई विल ट्राई टू। मैंने फटाफट सब छोड़ा और आई टूक एन ऑटो रिक्शा एंड मैं घर आई और मैंने अंकल से कहा ऐसे ऐसे बात है, वुड यू लाइक टू गो? इससे हाँ। तो उठने लगे कि मैं वॉश करके चेंज करूं एंड वील गो टू द डॉक्टर। ही फाउंड कि उठ नहीं पा रहे, बैठ ही नहीं रहे बिस्तर में, जैसे लेटे ही कुडंट गेट अप, ही वाज सो बैड। फिर वो बड़ी फिर मुझे कहने में तो उठ नहीं पा रहा। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा ट्राई करो, मैं डॉक्टर को फोन करके बोल देती हूँ आप नहीं आ पा रहे। नहीं फोन मत कर, लेट मी ट्राई। ऐसे करते रहे हम एंड 10 मिनट निकल गए। तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने बड़ी हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया, उठे, बाथरूम गए, चेंज किया और हम कार तक नीचे गए। कार जस्ट नीचे, हमारे घर के नीचे, फर्स्ट फ्लोर, नीचे गए। कार में बैठे, फिर बोले मेरे से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे। फिर हमने बेटे को फोन किया कि तुम आ जाओ, ये पापा इज नॉट वेल और डॉक्टर पास जाना है। तो जब तक वो आए 6 बज चुके थे। तो फिर हमने कहा कि अब तो हम नहीं जा सकते, डॉक्टर साहब ने कहीं जाना है। तो मेरी डॉटर इन लॉ कहने लगी मम्मी एक बार फोन तो कर लो। मैंने कहा नहीं बेटा, वो कहीं पार्टी है तब भी खराब है, वी कांट, और कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग पे गए तो भी आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। एंड स्पेसिफिकली सेड मैं 6 बजे कहीं जाना है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। तो देन 10-15 मिनट के बाद उसने क्या किया कि मैं एक एसएमएस दे देती हूँ कि डॉक्टर साहब जब आप आओ हमें फोन कर देना, वील कम। तो उसने एसएमएस कर दिया एंड करीब आधे घंटे बाद उनका फोन आ गया कि मैं घर आ गया हूँ, आप आ सकते हो। तो जैसे हम फटाफट भागे मेरे सन ने गाड़ी ड्राइव की एंड फॉर्चुनेटली वो डॉक्टर का क्लिनिक या घर वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पे था, तो आराम से वी कुड गो एंड सी हिम। तो पहले उन्होंने मुझे डांटा, रिकॉर्ड नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। मैंने कहा आई थॉट सिंपल, आप देख लोगे क्या प्रॉब्लम है, हम तो सोच रहे हैं अस्थमा का अटैक है क्या है। एनीवे उन्होंने कहा आई वुड सजेस्ट एडमिशन। मैंने कहा कहाँ? बोले, मैंने कहा जहाँ बोलो। उनके फोर्टिस हॉस्पिटल आपके घर के पास है, वीकेंड। तो ओके ठीक है। तो हाँ, उन्होंने फोन किया डॉक्टर को फोर्टिस हॉस्पिटल में और बोले चले जाओ, आई हैव स्पोकन टू हिम, ही विल टेक यू। तो हम चले गए। करीब रात को आई थिंक 9 बज गए होंगे, वहां जाके एडमिट हुए। फिर मैं घर आई, रिकॉर्ड वगैरह ले गई। रात को देर हो गई, एडमिटेड हिम इन दी अस्थमा लंग्स पोजीशन। रात को ये केप्ट हिम कंफर्टेबल। मॉर्निंग उनको लगा कि लंग्स तो ठीक लग रही हैं। देन दे सेड लेट अस ट्राई हार्ट प्रॉब्लम। तो जब जैसे करी उन्होंने एंजियोग्राफी करी, फाउंड आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिर इको वगैरह और टेस्ट किए, दे वर श्योर इट्स अ हार्ट एंड इट्स नॉट द लंग्स। अब करना था बाईपास करना है कि क्या करना है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इवन दो टू हार्ट ट्रबल बाईपास होना था, बट देयर वाज नो पैनिक। द वे धीरे धीरे स्मूथली होता रहा। हम सोचते रहे अच्छा जाएंगे, फिर डॉक्टर पास गए, एडमिट, ऑल दिस हैपेंड एज इफ ठीक है बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है, ऑल दिस हैपेंड। एंड देन ऑफ कोर्स फिर डॉक्टर ने कहा कि इट हैपेंड कि डॉक्टर वाज सो गुड जिन्होंने एंजियोग्राफी किया, मुझे बुलाया, बताया, दिखाया कि ये देखो तीन बड़ी बड़ी आर्टरीज जो ब्लॉक्ड है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 दिन हॉस्पिटल रहे। फिर हमने डिसाइड किया बॉम्बे करेंगे। फिर हमने बॉम्बे किया, बॉम्बे ले गए। बॉम्बे मेरे सन इन लॉ डॉक्टर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन टाटा मेमोरियल। उन्होंने कहा कि मैं वहां से सर्जन, बड़ा अच्छा इंटरनेशनल नोन सर्जन है, उनसे बात करके अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। वहां फिर हमने अपॉइंटमेंट ली, लंग स्पेशलिस्ट से भी ले ली। लंग स्पेशलिस्ट ने पहले ही वाइल वी वर स्टिल इन दिल्ली सारी अपॉइंटमेंट देनी शुरू कर दी। अब देखो जिस दिन की अपॉइंटमेंट है सारी अरेंजमेंट हो गई है, इवन टिकट्स परचेज, एवरीथिंग वाज डन और मुझे स्वाइन फ्लू हो गया। कैन यू बिलीव इट? आई वाज डाउन विद स्वाइन फ्लू। अब मुझे खांसी आ रही है बार बार और मैं तो जा नहीं रही डॉक्टर के पास कि अगर कुछ हुआ तो ये तो डेट 2-4 दिन में मुझे बॉम्बे जाना है। तो मैंने अपने सन इन लॉ ने फोन किया, कहने मम्मी आप तो खांस रहे हो। मैंने कहा हाँ। दिखाया? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो फिर एडमिट एडमिट करते कि एडमिट करना होगा तो जरूर करेंगे, लेट देम एडमिट। मैंने कहा व्हाट अबाउट दी
सर्जरी की डेट, आई मैनेज दैट, तुम वी गो टू द डॉक्टर फर्स्ट। तो उन्होंने वही बात हुई, उन्होंने एडमिट कर लिया। तो 7 days आई वाज इन द आईसीयू। सो देन बट नाउ स्वाइन फ्लू था, आईसीयू में थी, बट बिलीव मी आई सफर्ड नथिंग, मुझे लगा मेरे कुछ भी नहीं है। गुरुजी केप्ट मी सो कंफर्टेबल। मैं गुरुजी का एक स्वरूप लेके अपने बेड के साथ जो टेबल होती है वहीं रखा, एंड आई टोल्ड डॉक्टर साहब, you won't mind this, he is going to take care of me, you can make me comfortable but it is he who is going to take care of me, so please don't mind। उनका ठीक है, I don't mind, मुझे क्या है। तो 7 दिन के बाद मैं घर आ गई, and within 2-3 days, अभी my legs were shaking, I was still feeling very weak, but we left for Bombay। and Bombay डॉक्टर ने बड़े टेस्ट वगैरह जो भी करवाने करवाए टेस्ट, and admitted into the hospital, and everything was managed within the finances। वो सबसे इतने कॉस्टली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल को आपने देने हैं वो तो देने हैं, लेकिन जो मेरी अपनी फीस है वो अलग है, एंड दैट इज लिंक्ड टू द रूम इन विच यू आर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। सो हमने कहा अगर हमने बहुत छोटा रूम लिया तो फिर मेरे अंकल जो हैं he will feel very hurt कि well in service we were staying in suits and we were in very high position, और अब just because I'm retired you put me in such a small room, तो उनको तो बड़ा psychologically he may feel very hurt। So what to do? You know what the doctor said? He said, इधर हम आपस में बात कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं बात, not even inside his chamber। तो वो हमें कहते हैं कि मैडम you need not worry about which room you are taking, you take the minimum, एक simple air conditioned room ले लो, और मेरी फीस उसके लिए 10 लाख होगी। If you take a higher than 15 लाख, you take a higher than 20 लाख, then 40 लाख, that this will go on। हॉस्पिटल की जो होगी that is different, मेरी होगी। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो उनको डायरेक्टली आईसीयू में रखूंगा। सो यू टेक द मिनिमम रूम जिसमें 10 लाख मेरी फीस होगी। यू डोंट नीड नॉट टेक अ सूट, यू नीड नॉट टेक, बिकॉज मैंने फिर भी कहा, आई टोल्ड माई डॉटर, मेरे डॉटर एंड सन इन लॉ वर इन बॉम्बे, उनको मैं उनके अरेंजमेंट्स कर रहे थे। मैंने कहा अगर पापा को पता लगा यार बड़ी मुश्किल हो गई, हम तो बड़े मुश्किल से फंस गए। तो उसने पता नहीं कैसे उसने हमारी बात को भांप लिया, उसके सामने हमने मुंह नहीं खोला, बट ही सेड डोंट वरी, आप 1 मिनट के लिए उस कमरे में नहीं जाओगे, हम एडमिट करेंगे सारा into ICU and then to the operation theater, back to ICU, and then from ICU I will discharge you, अपने रूम में जाओगे ही नहीं। So that is how गुरु जी की कृपा रही, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, सारी उम्र रही है, हॉस्पिटल कई बार गए हैं, कई बार 2 लोगों को देखा, बट ऐसे कभी मैंने सुना नहीं है कि डॉक्टर कहता है कि आईसीयू में से एडमिट करेंगे और आईसीयू से ही डिस्चार्ज करेंगे। डोंट वरी अबाउट द रूम। सो वी मैनेज विद इन जो हमारी बजट, जो हमारा ख्याल था, बजट तो खैर क्या होनी थी, हमने सोचा जो खर्चा होगा होगा, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग ओनली फॉर योर लाइफ टाइम, हमारी कोई लग्जरी तो है नहीं, तो ये जो जरूरी है वो तो है। तो बट गुरुजी की कृपा इतनी रही कि गुरुजी ने कहा कि बस जितना आराम से आप पे कर सकते हैं उसने में सारा हो गया। सो उसमें सारा हो गया। आफ्टर बट 8 to 10 days उन्होंने हमें डिस्चार्ज किया फ्रॉम द आईसीयू to our home। no रूम देखा तक नहीं, रूम नंबर तक नहीं पता, that is it। and इनको तो अंकल को तो ट्रीटमेंट बढ़िया से बढ़िया मिली, दैट डॉक्टर उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और हम लोग जब उन्होंने हमें सब ये बताया उसके बाद हम इनकी पीए के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, एक्सक्यूज मी, वी वर वर्किंग आउट दी अरेंजमेंट्स और पेमेंट वगैरह। तो हमें अंदर से आवाज, उनके डॉक्टर के चेंबर से आवाज आ रही थी। नेक्स्ट पेशेंट जो गए थे उन्होंने शायद कहा कि डॉक्टर साहब कैन यू नॉट रिड्यूस द फीस। तो वो कह रहे थे, डॉक्टर साहब उनको कह रहे थे कि आई नो आई एम वेरी कॉस्टली, तो यू गो एंड लुक सम अदर डॉक्टर। वो डॉक्टर हैं बॉम्बे में जो हार्ट सर्जरी करते हैं, मैं आई नो आई एम कॉस्टली, यू डोंट नेसेसरीली, कोई जरूरी नहीं आप मेरे से ही करो, आप किसी और से करवा दो। और उनको ये कहा और हमको अपने आप कहा कि तुम
डोंट वरी, मैं आईसीयू से करूंगा, मिनिमम जो होता है 10 लाख मेरे मिनिमम है, मैं 10, आई विल सेम केयर मैं करूंगा जैसे आप 40 लाख वाले देते हैं या 10, मैं आपको सेम केयर करूंगा। सो दैट इज गुरुजी कृपा, नोबडी एल्स विल बी एबल टू डू। ना हमारी पहचान, ना हमको पहले कभी मिले थे, ना हम कभी बाद में उनको मिले डॉक्टर को। दैट इज दी कृपा ऑफ गुरुजी। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारे लिए, इसका कोई अंत नहीं है। आई डोंट फाइंड एनी वर्ड्स, मेरे को कोई डिक्शनरी लफ्ज नहीं मिला जिससे मैं बता सकूं कि गुरुजी कितना ख्याल करते हैं हमारे लोगों का। हम तो उनके कुछ 0% भी कुछ नहीं कर पाते जितना वो हमारा ख्याल करते हैं। दैट इज वाई ऑल द मोर आई फील कि हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। और बार बार मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी अपने चरणों में रखना, आपने उसमें अपने स्वरूप पे लिखा होल लाइफ, मुझे होल लाइफ नहीं, मुझे जन्मों जन्मों तक, एवरी टाइम आई वांट टू बी विद यू ओनली। अपने चरणों में रखो, अपने चरणों से दूर कभी भी ना करना। आप ही मुझे ले जाना, जहां ले जाना, जो करना है वही आप ही करिए। आई एम नॉट विलिंग टू बी विदाउट यू नाउ फॉर एनी लाइफ व्हाटसोएवर। बच्चों का भी मेरे बार बार मेरे मन में आता था कि गुरुजी बेटा मेरा बहुत डिवोटेड है, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली में रहा, पर मेरी बेटी बॉम्बे में थी। तो मुझे बार बार कभी कभी मन में आता था दिल्ली में बहुत सर्दी है, हम पूना में सेटल हो जाएंगे, बॉम्बे में सेटल हो जाएंगे। और तब बॉम्बे मंदिर नहीं होता था। और मेरे सन लॉ और बेटी बोले, मम्मी हाउ कैन यू लीव दिल्ली, गुरुजी दिल्ली में है, आप तो कैसे आ सकते हो बॉम्बे, आप कैसे आ सकते हो पूना। दे ऑल न्यू कि गुरुजी के बिना हमारा एक दिन मुश्किल है। और उन दिनों तो हम रोज गुरुजी के पास जाते थे, तो उनको लगता था कि गुरुजी के बिना तो इनका मुश्किल है, कैसे सोच रहे हैं कि अभी कैन बी लीव दिल्ली। इतना हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन था। और जब गुरुजी गए तो हम सुन से रह गए टिल वी गॉट एविडेंस दैट गुरुजी इज विद अस ऑल द टाइम। और अब तो गुरुजी हर बार हर दिन एविडेंस होता है कि गुरुजी हमारे साथ है। 50 बार दिन में वो हमें बचाते हैं। कभी हम गलती कर बैठते हैं उसमें बचाते हैं, कभी गिरते गिरते बचाते हैं, कभी कुछ कभी कोई अड़चन आ जाती है उसमें बचा लेते हैं, कभी कोई मुश्किल आ जाती है जैसे है ये कैसे होगा, इमीडिएटली कुछ हो जाता है कि गुरुजी करवा देते हैं एंड वी आर एबल टू सेव इट। इतनी बार गुरुजी ने बचाया, इतनी बार, रोज, नॉट इतनी बार मींस रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं तो गिरने से 10 बार गुरुजी बचाते हैं, गिरते गिरते बच जाती हूँ। जैसे शुक्राना गुरुजी, कुछ इस खाना बनाना जल्द शुक्राना गुरुजी ठीक हो गया, पानी ज्यादा डल गया वो बढ़िया बन गया, शुक्राना गुरुजी आप ही सिखाया। सो हमारी तो नस नस में, खून में, बूंद बूंद में गुरुजी बसे हुए हैं। और यही है कि गुरुजी हमारे पास, गुरुजी अपने पास ही रखना, कभी फॉर ए सेकंड हमको अपने दूर मत करना, और हमें गाइड करते रहना। कहीं हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको कोई तकलीफ हो, जिससे आपको कोई नाराजगी हो कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। नादान है, गलतियां करते हैं, तब भी करते थे। गुरुजी ने कहा था गुड़गांव ले लो, नहीं गए, पता था। कई बार ऐसे हुआ, गुरुजी ने किसी को बताया कि तेरे पर्स में 326 रुपए है सन, वो गिन के आई, कहनी हाँ जी गुरुजी है सर। किसी ने, हम लोग जो भोग लगाते थे तो सब कुछ, कोई ड्राई फ्रूट का लगा रहा है कुछ, तो गुरुजी का जैसे मैंने ड्राई फ्रूट नहीं किया था आंटी, रोज पिस्ता खिला देनी है, तो एक फूल रख रखा है बस। किसी को कहते थे पानी को रखते ही नहीं है, सारा मेरे पास प्यास लगे, पानी को रखते नहीं, तुम लोग सारे अपने अपने रखते हो। तो गुरुजी इतने एविडेंस देते थे कि आई नो एवरीथिंग इवन इन योर हाउस, जो होता है मुझे सब पता है। फिर भी हम लोग नादान है। मैंने सोचा कि हम कैसे गुरुजी को बताएं, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम जाके गुड़गांव में जगह ले। वो कहते रहे गुड़गांव जगह ले, गुड़गांव ले। नहीं तो किसी के सामने उधर तो हिम्मत नहीं होती थी बोलने के गुरुजी पैसे नहीं, कहाँ से लाए, नहीं लिए। और गुरुजी को बोला भी नहीं कि नहीं, अगर कहते तो गुरुजी कहते ना कि तू लैला मैं आप पे तेरे ना लगा, लेकिन तो बोलते ही नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो कई बार नहीं माना कहना, ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस हमने सफर किया जो भी है, लेकिन गुरुजी को शायद अपने ही रीजन था। उन्होंने कभी अपना एहसास नहीं किया कि मैं सिर्फ एक महापुरुष नहीं हूँ, मैं एक महाशिव हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा सब देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कंफर्ट दूंगा।
हमें उनकी मर्जी थी, उनका उनका कोई कारण था, उन्होंने ये सब हमें एहसास नहीं होने दिया। हमने सिर्फ ये सोचा अभी जो संगत आती है, दे नो ही इज गॉड, दे वर्शिप लाइक दैट। हम तो उनको अपना भाई समझते रहे, अपने पापा समझते रहे, अपने फ्रेंड समझते रहे, कभी मानते थे बात, कभी नहीं मानते थे, हम खुश रहते थे। इतना था कि उनके साथ खुश हैं, हमेशा खुश रहते थे, किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, किसी चीज की चिंता नहीं थी। लेकिन ये नहीं सोचा था ये भगवान है, इन्होंने जैसे कहा वैसे करना ही करना है। तेरा अदर संगत जो करती थी बिल्कुल मानती थी, पर एक मैं तो नालायक थी, कभी मानती थी कभी नहीं। जैसे उन्होंने कहा गुड़गांव में ले लो, मैंने कहा ही नहीं उनको कि गुरुजी पैसे नहीं है मेरे पास, हिम्मत नहीं होती थी कहने के लिए कि गुरुजी मैं कहाँ से पैसे लाऊं, यहाँ ये वाला दीदी का फ्लैट है, ये लॉट्स में आ गया है, ले लिया बस इतना। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी, ना अक्ल थी कि गुरुजी सब अगर लोगों के पर्स में जानते हैं कितने पैसे, तो उनको मेरे भी तो पता है कितने पैसे हैं, लेकिन अकल नहीं थी। ठीक है, नहीं मानी, नहीं सुना, तो गलती तो करी हुई है। लेकिन गुरुजी को अभी कहते हैं कि गुरुजी प्लीज अभी कोई गलती ना करे, आपका आदेश माने, जैसे आपको वैसे ही करे। एक और गुरुजी बोलते थे कि निंदा चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, जो करना है, और किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा भी नहीं करनी, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप उनको हेल्प कर सको तो करो, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो उनका बुरा बिल्कुल ना करो। दैट वो शुरू से आदत थी और पक्की हो गई कि कभी वीकर मोमेंट्स में भी आप किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं करो। यू कांट हेल्प, डोंट हेल्प, इफ यू कैन हेल्प वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई सो वंडर, गुरुजी बोलते संगत ले आओ, आई सो वंडर कैसे संगत ले आए। लेकिन वो ठीक कहते थे कि वो तेरे को तुम्हें ब्लेस करेगी, उनको भी ब्लेसिंग मिले, दैट इज वन वे ऑफ हेल्पिंग पीपल। तो बस उतना। I was a very reserved person. Till Guruji came into my life, I was a very reserved person. मैं ज्यादा किसी से बातचीत करती नहीं थी, संगत में भी हम ज्यादा बात करते ही नहीं थे। आते थे, जय गुरुजी किया, गुरुजी के चरण छुए और जाके बैठ गए, शब्द सुने, चाय प्रसाद लिया। गुरुजी मिठाइयाँ खूब खिलाते थे, खूब खिलाते थे, इतना खिलाते थे कि कभी मैंने खाई नहीं इतनी, ना मिठाइयाँ इतनी कभी खाई, ना समोसे कितने खाए जितना गुरुजी खिलाते थे। खिला खिला के हमें बना दिया कि ये भी खा सकते हो, ये भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कर करा के अपना खा पी के शब्द सुन के शांति से रह के वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितनी बजे हम रहते थे उनके पास मजे करके आते थे और खुशी खुशी आते थे। और जो किसी का ये मन में हो गया था कि जो किसी का भला हो सके करो, बाकी किसी का ना निंदा करो ना किसी का नुकसान करो। और एक और गुरुजी ने खास मुझे कहा कि जगह जगह नहीं भटकना, एक एक का लड़ पड़ो, उनके साथ ही रहो। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई, कई गुरुओं के पास गई थी, कई जगह जगह गई थी, तो मुझे कहते थे, वैष्णो देवी जाते कहते जगह जगह मत जाओ, एक जगह रहो। और वो मैंने उनका पकड़ लिया है लड़। और मुझे एहसास हो गया कि मेरे मास्टर, मेरे मालिक, मेरे भगवान यही है, और मेरा पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं, नॉट इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट आई कैन से कि मेरा और कोई है। सारे बाकी कोई न कोई मतलब कहो, रीजन कहो, जो मर्जी कहो, उसके लिए होते हैं। बट इट इज वन, गुरुजी इज वन, वन वन स्पिरिट, वन soul, one God, who without any selfish motive, without any personal reason, he is with you all the time, looking after you, looking after your comforts, looking after your welfare, और आपको सीधे रास्ते पे ला के रखा है ताकि आगे भी आप अच्छे कर्म करो। कहीं आप गलत करना चाहो, गलती से भी करो तो वो आपको रियलाइज करवा देते हैं। सो दैट इज वन थिंग फॉर विच वी कैन नेवर repay, we can never use words enough to thank गुरुजी। गुरुजी कृपा, गुरुजी महान है। आई डोंट नो, मेरे पास कोई लफ्ज है नहीं जिसके मैं गुरुजी को, कोई अंत नहीं है, अगम अगोचर है, कोई वर्ड नहीं है कि गुरुजी किस तरह डिस्क्राइब किया जाए, किस तरह उनका शुक्राना किया जाए। गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, तो जितना हमसे
हमारी जितनी लैंग्वेज है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना ही हम कर सकते हैं। आई नो यू नो दैट ऑल्सो, तो आपको पता ही है। तो आप एक्सेप्ट करो हमारा शुक्राना, आप एक्सेप्ट करो हमारे प्रणाम, आप एक्सेप्ट करो हमारे, मैं आपके चरण छूती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और आप आप हमें अपने चरणों पे रखी रखो, आपका चरण और हमारा माथा ऐसे ही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अभी यहाँ विराम लूंगी। आई थिंक व्हाट आई हैव सेड इज इनफ फॉर टुडे। सत्संग तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक आई मस्ट स्टॉप नाउ, इट्स गेटिंग लेट इन द नाइट। शुक्राना गुरु जी।